दिल्ली को जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतियों से भरा हुआ काम था। लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी कोशिशें करती रही, लेकिन आखिरकार 2025 में बीजेपी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए दिल्ली चुनाव को जीत लिया। पर चुनौतियां यहां समाप्त नहीं हो रही हैं। दिल्ली को किस तरीके से चलाया जाता है, वहां पर सत्ता किस तरह की रहती है, उस पर पूरे देश की निगाहें लग ही जाती हैं। इसीलिए दिल्ली की एक एक चुनौती इस समय पहाड़ की तरह बीजेपी के सामने खड़ी रहेगी। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी ने दिल्ली का दंगल तो जीत लिया, लेकिन सीएम के चेहरे का बड़ा दांव जीतना अभी बाकी है। रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, नई नई संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये सवाल अब भी अपना जवाब तलाश रहा है कि दिल्ली का 7वां सीएम कौन? मैं तो विधायक हूँ, विधायक था, 48 विधायकों में से एक हूँ। पार्टी जिसको चाहेगी सब बराबर है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। हमसे बहुत सीनियर है और दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। कोई रेस जारी नहीं है, विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता होगा वो चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का खींचतान नहीं है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में सीएम के चेहरे का ऐलान विधायक दल की बैठक में हो सकता है। उसके बाद 19 या 20 में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन अभी सब कुछ सस्पेंस के दायरों में है। सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती रहेगी, लेकिन दिल्ली की राजनीति का पारा चुनाव खत्म होने के बाद भी नीचे नहीं आ रहा। केजरीवाल के बंगले की जांच पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली की जनता से लूटे हुए पैसे से जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 100 करोड़ की लागत से अपना शीश महल बनाया, पता चला वो 8 एकड़ में बनाया गया। 8 एकड़ में 7 के सारे घर गिरा दिए गए। ऐसी जिंदगी जीने का सपना लेकर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उसका चीफ विजिलेंस कमीशन ने उसकी इंक्वायरी शुरू की है। ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। संकेत साफ है कि सत्ता की कुर्सी से उतरने के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बंगले पर विस्तृत जांच बैठा दी है। मुश्किलें तो केजरीवाल के करीबी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भी कम नहीं होने वाली। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहले दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट की बात कह चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है
उसको लौटाना पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी के सामने दिल्ली की सियासत और मिजाज के हिसाब से फिट मुख्यमंत्री की तलाश की चुनौती है। बीजेपी को तलाश है ऐसे चेहरे की जो दिल्ली में केजरीवाल स्टाइल राजनीति की काट तैयार करे, दिल्ली के सभी जाति समाज के बीच तालमेल बिठाने में सफल रहे, हिंदुत्व के साथ विकास का मॉडल भी मजबूती से पेश कर सके। 1993 से दिल्ली की विधानसभा की राजनीति में 32 सालों में अब तक 6 मुख्यमंत्री बने। 3 बार बीजेपी के, कांग्रेस से शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल और आतिशी मरलेना। 7वां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका सबको इंतजार है। बीजेपी नई सरकार के पहले 100 दिन का प्लान बनाने में जुट गई है। पहली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़ी घोषणाओं की तैयारियां भी चल रही हैं। जल्द ही दिल्ली में बीजेपी सरकार की स्पष्ट तस्वीर देखने को मिल सकती है। यमुना सफाई का मुद्दा इन चुनावों में छाया रहा था और केवल इन चुनावों की बात नहीं है। हर साल यमुना के प्रदूषण का मुद्दा उठता ही रहा है। यमुना सफाई के प्लान कई चरणों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बनाए जरूर, लेकिन कुछ कागजों में लिखे रह गए, कुछ राजनीति के तेज बहाव में बह गए। यमुना साफ नहीं हो पाई। क्या बीजेपी ये काम पूरा कर पाएगी? मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली जीतने के बाद अपने भाषण की शुरुआत इसी नारे से की। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा रहा। केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए तो यमुना ने ही उनको दिल्ली से साफ कर दिया। आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। हर मंच से केजरीवाल ये दावा करते रहे, लेकिन जब यमुना को लेकर कोई स्पष्ट नीति लागू नहीं कर सके तो दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने यमुना नदी की सफाई की समय सीमा को 2022 से आगे बढ़ाकर 2023 कर दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे फिर से 2025 तक बढ़ा दिया था। हाल ही में एलजी वीके सक्सेना ने इसे आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया। यमुना को सफाई की तारीख नहीं, साफ मंशा की दरकार है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली में प्रवेश से पहले यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को सामान्य बताया जाता है, पर दिल्ली में प्रवेश के साथ ही अत्यधिक प्रदूषण से ग्रसित हो जाती है यमुना। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को पहले ही 8500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे दी थी। एक आरटीआई के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को 2018 और 2023 के बीच यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। इन सब के बावजूद यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली में यमुना नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। इसमें सफेद झाग की मोटी परत बनती है और बदबू आती है। शहर का सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण नालों के जरिए इसमें मिलता है। दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटीज हैं। नाले फ्लड डिपार्टमेंट के पास है, सीवर जल बोर्ड के पास है, नदी किसी और के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास है। एक तरफ से हरियाणा, एक तरफ से यूपी है।
तो जब इकट्ठे बैठ के काम करेंगे, और मुझे लगता है इसमें एक आस्था का भी विषय है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। आस्था ये भी है कि हम पूजा की सामग्री जलते जल में प्रभावित करेंगे। अब वो यमुना ही क्यों हो, धर्मगुरुओं को भी साथ आना पड़ेगा, इंजीनियर्स को भी साथ आना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को भी साथ आना पड़ेगा। यमुना किनारे जो कुछ बसावट हैं उनका डायरेक्टली सीवरेज या नालियां यमुना में न जाए, ये रोकनी पड़ेंगी ना जी। दिल्ली में यमुना पर आम आदमी पार्टी सरकार को बीजेपी ने घेरा तो खूब, लेकिन अब यमुना की सफाई का वही सवाल घूमकर उनके पास आ गया है। सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी, कैसे इस चुनौती का सामना करेगी। अब आप देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद आप यमुना जी के रिवर फ्रंट पे वही प्रोग्राम कर रहे होंगे। 5 वर्ष में हो जाए, 5 वर्ष में निश्चित होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना जी को स्वच्छ कर और फिर रिवर फ्रंट वहां पर बनाया जाए। सभी दिल्ली वासी बेसब्री से इंतजार करेंगे इसका। 6 महीना के अंदर आपको हम 2-3 ऐसे स्पॉट बना के इसी यमुना जी में दिखाएंगे जहां आप लाइव करोगे, जहां आप लोगों को बुला के करोगे, और आपके आज तक के जो सबसे सुंदर स्टूडियो होंगे उससे बेहतर हम आपको जगह यमुना जी किनारे देंगे। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के अनुसार हर रोज 0.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना में छोड़े जाने का एग्रीमेंट है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यमुना को प्रतिदिन 6.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि नदी चोक न हो। और दिल्ली का तो सौभाग्य रहा है कि एक और ट्रिब्यूटरी नदी साहिबी नदी दिल्ली के पास है जो आज नाले में तब्दील हो गई, जिसको हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। हमें समय आ गया है कि साहिबी नदी को भी रिवाइव करें, क्योंकि अगर हमें ई फ्लो मेंटेन करना है तो जो आज ट्रीटी है अपना अपर यमुना रिवर बोर्ड की, जो पल्ला में मिलता है या ओखला में आउटफॉल होता है, उसका ई फ्लो मेंटेन करने के लिए उसको रिवाइज करने की है। पहले एक पॉपुलेशन थी दिल्ली की, आज से 30 साल पहले जब हुआ 1000 क्यूसेक्स मिलता है मिनिमम, 500 देना पड़ता है ओखला में, उसको भी ई फ्लो को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। जितना ई फ्लो आप जितना बहाव मेंटेन करोगे उतना नदी स्वच्छ होगी। एक चीज और है, प्रकृति को स्वच्छ करता है। बारिशों के दिन में तो माँ यमुना साफ हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है गंदगी। अभी तक यमुना सफाई को लेकर अलग अलग सरकारों ने क्या काम किया, ये भी आपको बताते हैं। यमुना सफाई को लेकर पहला चरण 1993 से 2003 तक चला। पहले चरण में शुरुआती सफाई प्रयासों पर फोकस रखा गया। 2002 तक लगभग 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। औद्योगिक कचरे पर आंशिक नियंत्रण किया गया। दूसरा चरण 2003 से 2013 तक चला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नदी की सफाई पर ध्यान दिया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, लेकिन नाले और सीवेज का बहाव जारी रहा। तीसरा चरण 2013 से 2024 तक चला। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत इसे आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन यमुना अब भी प्रदूषित है। बहरहाल जितनी बड़ी यमुना है उतना ही अहम ये मुद्दा। सरकारें बदलने और पलटने वाली यमुना को बीजेपी कैसे साफ करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट, खासकर सर्दियों के महीनों में, चिंता का विषय है। साथ ही पीने के पानी की कमी एक ऐसी समस्या है जो इन चुनावों में अहम रही। बीजेपी की सरकार के लिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उसे तेजी से काम करना होगा। साथियों, टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। दिल्ली जीत के साथ बीजेपी को प्रदूषण और पेयजल संकट से घिरी दिल्ली मिली है।
बीजेपी के लिए ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनका सिर्फ समाधान ही नहीं ढूंढना है, बल्कि समाधान होते हुए दिखना भी चाहिए। दिल्ली के आसपास जितनी सरकारें हैं वो बीजेपी की हैं, आसपास है ना। पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो बातें अभी तक करते रहे हैं, क्या बीजेपी भी वही बातें दोहराएगी कि देखो भाई पंजाब से धुआं आ गया? कतई ही नहीं, कतई ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बहानेबाज पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो काम नहीं करती और दोषारोपण किसी दूसरे पे करती है। अब आप देखिएगा, हरियाणा के साथ भी समन्वय बनाया जाएगा, यूपी के साथ भी समन्वय बनाएगा, केंद्र सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी ने तो ये गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर अंदर वो जो आप कचड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखती है ना, उनका भी निवारण होगा और पराली का भी निवारण होगा। लोग कहते हैं कि दिल्ली में जितना कचरा निकलता है वो शायद एक दिन में पेरिस जो पूरा शहर है उसको कवर कर सकता है। बहुत बड़ा दावा आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं, देखते हैं कि आप उसको पूरा कैसे करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में कूड़े के पहाड़ खत्म ही नहीं करेंगे। बांसुरी ने भी आधा बोला, कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे और वहां सुंदर पार्क दिखेगा आपको। ऐसी जगह दिखेगी जहां तो केजरीवाल भी कर रहे थे। नहीं, वो 56 इंच की जीभ से कर रहे थे, हम 56 इंच के सीने से करने वाले। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। 18 नवंबर 2024 को PM 2.5 का स्तर 907 तक पहुंच गया था, जो WHO की सीमा से 60 गुना ज्यादा था। प्रदूषण से जान का खतरा बढ़ रहा है। हर साल 70 लाख लोग समय से पहले मरते हैं। स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। AQI का फॉर्मूला क्या था? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पैरामीटर इज AQI। अब PM 2.5, PM 10 क्या है? पार्टिकुलर मैटर है जिसका साइज 2.5 माइक्रोन, उससे नीचे 10 से नीचे, ये नीचे। मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम दिल्ली। जितना दिल्ली में डस्ट है, दिल्ली नीड्स मास क्लीनिंग। दिल्ली को ओवरहालिंग की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ना 3100 टन आप रोजाना एक्स्ट्रा कूड़ा ये सॉलिड वेस्ट डाल देते, उसका क्यों इंतजाम किया? आप सड़कों पे, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर सरकारी एजेंसियां खुलेआम सड़कों पर CND वेस्ट डालती हैं, सरकारी एजेंसियां। अब जब गाड़ियां चलेंगी, उड़ेंगी तो धूल उठती है ना। PM 2.5 और 10 बढ़ेगा नहीं बनेगा? स्टबल बढ़ने पे क्यों नहीं रोक लाई? दिल्ली में वायु प्रदूषण मानवीय और प्राकृतिक कारणों से फैलता है। मॉनसून के दौरान प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन बाकी महीनों में ये समस्या गंभीर हो जाती है। विशेष रूप से अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता सबसे खराब होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और पटाखों का धुआं है। लैंडफिल में आग और ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी समस्या को बढ़ाता ही है। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से भी बढ़ता है। 2022 में पंजाब में 48,489 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जबकि हरियाणा में ये आंकड़ा 3,380 था। 2023 में पंजाब में 33,719 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, वहीं हरियाणा में ये संख्या 2052 रही। 2024 में पंजाब में 9,655 पराली जलाने के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 1,118 था। ये सभी हर साल आंकड़े 15 सितंबर से 18 नवंबर के बीच एकत्रित किए गए थे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकारों ने भी उपाय किए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया। पुराने मोटर वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया। सार्वजनिक परिवहन वाहनों को डीजल से CNG पर बदला गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय किए गए। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती गई। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ऐसा कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्यों में उसकी सरकार है। इसके लिए केंद्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक मंच पर आकर काम करना होगा। राजस्थान में, यूपी में,
हरियाणा में ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। इस एक संयोग से दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। दिल्ली के लोगों की जरूरत साफ पानी की भी है। दिल्ली को हर दिन 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन वो केवल 990 से 1000 मिलियन गैलन पानी ही इंतजाम कर पाता है, जिससे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। अभी भी दिल्ली में 50 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इन क्षेत्रों के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। इसके अलावा दिल्ली में पानी से जुड़ी एक और बड़ी समस्या ये है कि नल से जो पानी घरों तक पहुंचता है वो कई इलाकों में गंदा होता है और पीने लायक नहीं होता है।